सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आप। अच्छा जी बच्चों, तो कल हमने पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है हमने उसको जानना शुरू किया हुआ था। मैं आपको कल कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता रहा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मुतालिया किया होगा घर जाके, अगर थोड़ा सा आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कल किस बारे में बात कर रहे थे। की थी किसी बच्चे ने रीडिंग की थी जो हमने जिस चीज को कल डिस्कस किया था? यस सर। मैंने वो दो केसेस आपको बताए थे, एक मौलवी तमीजुद्दीन केस और एक डोसो केस, उसको किसने किया था? जी सर, सर उन्होंने तमीजुद्दीन की रीट को खारिज कर दिया था पहले तो, यानी कि सारा सर उसमें लिखा हुआ है सर, एक बुक है वो पढ़ा। जी जी जुडिशली सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है सर। जी जी। क्या आपकी फाइंडिंग्स थी बुक को पढ़ के? ये जो केस था ना, इसकी मैंने आपको बताया था कि हमारे मुल्क में क्या काम हो रहे थे कि लियाकत अली खान के जाने के बाद जो है ना, हम लोगों के साथ तमाशे लगने शुरू हो गए थे, ठीक है। हम लोगों की जो मुल्क की सियासत थी या जो मुल्क के हालात थे वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त लियाकत अली खान के बाद जाने के बाद उन्होंने सोचा, इन्होंने कहा जी किस बंदे को जो है ना हम नेक्स्ट वजीर आजम बनाए जो कि ऐसा हो कि जिसकी वजह से ना हमें कोई नुकसान भी ना हो और वक्त की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर से गुलामी के एक्ट के तहत नहीं चलाना चाहते थे। कहते थे कि जी हम एक बाहर से डिफरेंट बंदा लाएं, ठीक है। इन्होंने एक फैसला ऐसा किया जिसके नतज जो थे ना, उनको बड़े गलत भुगतने पड़े। इन्होंने लियाकत अली खान की जगह एक ऐसी मुतहरिक शख्स को ज़रूरत थी जो पाकिस्तान का आइन भी तश्कील दे और मुल्की मामलात भी संभाले, ठीक है। अब उस मौके पे इन्होंने क्या काम किया कि जी इन्होंने जो है ना उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, कायदे आज़म के बाद जो अल्लाह आपका भला करे,
लियाकत अली खान के बाद जो थे ना वजीर आजम, वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या मतलब जो गवर्नर जनरल उस वक्त तक सारे इख्तियारात को देखता था, तो इन्होंने जो है ना मलिक गुलाम मोहम्मद जो है उसको इन्होंने बना लिया गवर्नर जनरल, इस बात को लेके कि जी ये बंदा जो है ना मुल्क के हालात को ठीक करेगा और मुल्क को सही डगर पे ले आएगा, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह ये जो चौधरी साहब थे, इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, ये मलिक गुलाम मोहम्मद के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ये भी तकरीबन अगर देखा जाए तो आर्मी में भी सर्विंग करते रहे हैं, ठीक है, और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये पैरालाइज थे, ठीक है। जब ये गवर्नर जनरल साहब आते हैं तो ये आने के बाद क्या करते हैं कि ये तो एक तो इक़्तिदार के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। इनकी कोशिश होती है किसी भी तरीके से जो है ना मैं कोई ऐसी चीज़ें करूं कि जिसकी वजह से एक तो मुल्क का मेरे मुताबिक चले, ठीक है। जो नया वज़ीर आज़म आए वो मेरे हिसाब से चले। अब जो नया आइन हम लोग तश्कील दे रहे थे ना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि पहला आइन साज इदारा जो था, कानून साज असम्बली जो थी पहली, उसको इस वजह से इसने डिसमिस किया था 1935 के एक्ट के तहत कि जी अगर ये कानून साज इदारा बन गया, ठीक है, और मुल्क आइन तश्कील हो गया तो उसमें गवर्नर जनरल के जो पावर्स हैं ना वो बड़ी हद तक कर्टेल कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें फिर इन्होंने क्या किया जी, जब पहला कानून साज इदारा जो था, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो थी, उसको जब इसने ख़त्म किया तो वो वाला केस जो है ना उसका जो स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, वो ले गए सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है जी। सिंध हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जो है ना ये 1935 के एक्ट के तहत जो है वो हम लोगों का ये इन्होंने ख़त्म किया है तो इसको वापस बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, ठीक है। बड़ा लैंडमार्क एक डिसीजन था कि जहाँ से ये टग ऑफ वॉर शुरू से शुरू हो गई थी ये इन सब चीज़ों को लेके। अच्छा, जब ये केस आगे चला तो थोड़ी देर बाद जाके जो है ना जब फाइनल इसकी सुनवाई हुई तो इस केस को जो है वो वापस पलट दिया गया और जो फैसला जो था गवर्नर जनरल का उसको ठीक किया गया। इस फैसले का एक हिसाब ये था कि इसको अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जजेस जो थे, जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, ठीक है, जस्टिस शरीफ थे, ठीक है, और बाकी जज थे। इन्होंने फैसला दिया था गवर्नर जनरल के हक में। सिर्फ एक ऐसे जज थे जो कि क्रिश्चियन थे, ठीक है। उन्होंने इस फैसले के उसके खिलाफ फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह आप लोगों का भला करे कि कोई ऐसा किसी ऐसे कानून के तहत एक इस्लामिक मुल्क जो है और एक खुद मुख्तार मुल्क है उसके कानून साज दस्तूर साज इदारे को ख़त्म किया जाए। जी क्या पूछते हो बच्चे आप? बच्चे किसी बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ था। अच्छा जी, जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, जस्टिस मोहम्मद शरीफ थे, जस्टिस एस अकरम थे और जस्टिस ए रहमान थे, ठीक है जी। ये चार जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस मोहम्मद शरीफ, जस्टिस एस एम अकरम एंड जस्टिस एस ए रहमान, ठीक है जी। सिर्फ एक जज थे जिन्होंने इन सबसे इख्तलाफ किया था, वो जज थे जस्टिस एल्वन रॉबर्ट कॉर्नेलियस, ठीक है जी। ये वाहद मुसलमान ईसाई जज थे जो कि एक मुसलमान रियासत के लिए उसके हक में खड़े हो गए। इन्होंने कहा जी कि 1935 के एक्ट के तहत तो आप अब कुछ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री सोवरन टू ऑल ऑफ इट्स मैटर्स इंक्लूडिंग इट्स पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है। देन हाउ कैन यू टॉपल अ गवर्नमेंट यूजिंग द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। यहाँ तक बात किसी को समझ में आई है? ये जो थे इनके काम क्या थे इन भाईजान के, गुलाम मोहम्मद के, ठीक है जी। ये खुद पैरालाइज थे, ठीक है, बिल्कुल भी सही तरीके से ये बात नहीं कर सकते थे, ना इनकी बात किसी को समझ में आती थी। इनकी ट्रांसलेशन के लिए इनकी एक अमेरिकन इन्होंने क्या नाम है इनका,
अल्लाह आपका भला करे, ट्रांसलेटर इनके पास थी जो कि इनकी सारी बातों को आगे ट्रांसलेट करके बताती थी। ठीक है, ये सारा सिलसिला चलता रहा। ठीक है, अपनी मन मर्जी के तरीके से ये मुल्क को चलाते रहे। यहाँ तक समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, ये अगर आप इसका पेज नंबर 52 पढ़ोगे वो तो सर वो अंग्रेज थे कौन अंग्रेज थी? सर, जिसको ट्रांसलेटर सर आपने कहा। कुड़ी दी पै गई नाल ही। जैसे उनका मूवी पैरालाइज था। जी भाई, पैरालाइज था, मतलब इस हद तक था कि वो जरा आप सही तरीके से बोल नहीं सकते थे और सुनने वालों को सही समझ में नहीं आती थी। चले जी, इसको हम जरा किताबी सर जुबान में पढ़ लेते हैं इस सारी चीज को, मुझे फिर जैसे जैसे इंटरेस्टिंग सर वाकया। मेरा क्वेश्चन। जी हनान बेटा पूछो। सर जो रिट्स दायर की गई थी उसमें मैंडामस थी और कुआ वारंटो, सर इसका क्या मतलब है? भाई ये टोटल 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, ये एक तो आपके फिलहाल टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के नहीं पास, सर, ये रिट ऑफ मैंडामस, जी रिट ऑफ सर। क्यू वारंटो, ठीक है, रिट ऑफ सर्चोरी, रिट ऑफ प्रोबेशन, एंड एक और रिट है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है जी, हैबियस कॉर्पस की जो रिट है ये सबसे मतलब इसका लैंडमार्क अगर केस पढ़ना है तो वो आसमा जिलानी का था। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि हैव हिज बॉडी। ठीक है जी, कि एक बंदा है जो मिल नहीं रहा। ठीक है, उसको ढूंढ के अदालत तक लाया गया। ठीक है, मतलब बाद औक़ात पुलिस सबसे बजा में रख लेती है। ठीक है, आर्मी किसी को रखती है, वो तो खैर आप केस क्या आपने करना। लेकिन ये ऐसे होता है कि कोई बंदा पुलिस उठा के ले जाती है, या वैसे किसी ने हब्से बजा में रखा होता है, या कोई बंदा पेश नहीं कर रहा होता कोर्ट में, तो उसके लिए ये रिट की जाती है। फिर क्यू वारंट तो होता है, ये होती है कि अंडर वट अथॉरिटी अ पर्सन इज डूइंग अ सर्टेन थिंग। ठीक है, कि किस कानून के तहत एक बंदा जो है ना वो किसी ऑफिस के ऊपर आके बैठा हुआ। ये होता है गैर कानूनी भर्ती पे लेके, या जो प्रमोशंस का मैंने आपको एक सिस्टम बताया हुआ था कि एक हायरार्की होती है, उसके मुताबिक आपने आगे पीछे जाना होता है। ठीक है, फिर मैंडामस हो गई, मतलब इस तरह यार ये 5 रिट्स हैं। ठीक है, ये जब आप आगे जाओगे ना तो ये सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो वो उस इख्तियार में भी आएंगी, और ये वैसे भी रिट्स होंगी। तो मैंने वैसे 5 रिट्स आपको बता दी कि अमूमन ये होती है। ठीक है, यस सर। ये आपका ना उसका चक्कर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, ये आपके उसमें आप इसको बड़ा इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ोगे, ये आपके 5 अलग अलग टॉपिक बनेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान वाज plunged into a constitutional crisis in 1954 when the Governor General Ghulam Muhammad, ठीक है जी, गुलाम मोहम्मद का नाम याद रखिएगा, ठीक है, dissolved the Constituent Assembly as he did not agree to the proposed constitution. The first major subversion of the constitutional process was challenged before the federal court, which validated the dissolution of the assembly in the Maulvi Tamizuddin case. Maulvi Tamizuddin case का बच्चों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फर्दर लीगल बैटल एंड wrangles the shook the administrative structure down to its foundations. The second constituent assembly adopted the first constitution 1956 or the 29th February. ठीक है जी, उसके बाद ये 23 days later पाकिस्तान was declared an Islamic Republic. ठीक है, अभी बाद का आपसे सवाल पूछा जाता है ना कि व्हेन वाज पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस्लामिक डिक्लेयर इसको कर दिया गया था। ठीक है, या फिर 23 डेज के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आने के। द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव ऑन मार्च 23rd। ठीक है, 23 मार्च 1956 को याद रखना है आप लोगों ने। जो आपका 1973 का जो दस्तूर है वो 14 अगस्त को किया गया था, और ये 23 मार्च को इफेक्टिव किया गया था। लेकिन नए नए कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, तो अब जो करंटली कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 1973 वाला है। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 234 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स। इट हैड 13 शेड्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट टू एट लेंथ विद इस्लामिक करेक्टर ऑफ द स्टेट इन द प्रोविंस। मतलब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया गया था, इसमें उन्होंने कोशिश की थी कि उसकी इस्लामिक प्रोवियन, अब मतलब आप ये देखें कि जब ये वाला फेज चल रहा था 55 से लेकर 58 तक का, मैंने कल आपको वो 3 सालों में 5 वजीर आजम भी बताए हैं। ठीक है,
उनमें से 2 वजीर आजम बड़ा अच्छा काम कर गए। एक वजीर आजम जिनका नाम फिरोज खान नून था, उन्होंने अपने दौरे वजारत में, जो कि थोड़े थोड़े उन्हें मिले, उन्होंने गवादर से ओमान से गवादर $1 करोड़ के इवज खरीद कर वापस पाकिस्तान को दे दी। ठीक है, और ये जो मुज़ाकरात हुए थे इसमें अकबर बुख्ती भी शामिल था उनके साथ। ठीक है, और ये ब्रिटिश दौर में जो है ना ये उनको दी गई थी ओमान में। तो पाकिस्तान ने, फिरोज खान नून ने ये इनिशिएटिव लिया, और वो जो गवादर आप देखो कि किसी दौर में लगाया हुआ पौधा, मतलब आज आप एक पौधा लगाते हो तो वो कब जाके आपको छांव देता है। मतलब मलिक फिरोज खान नून के मेरे ख्याल में औलाद क्या, शायद पोते पर पोते ही जिंदा हों। तो ये दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। मतलब आप देखो कि 1958 में ग्वादर ली जा रही है। ठीक है, और अब 2020 चल रहा है। आप देखो कि कितने साल बाद, तकरीबन 60 या 58 साल बाद जो है ना, वो आप देखो कि, और आने वाले और 5 सालों में आप देखना कि ग्वादर किधर से किधर पहुंच जाती है, कहाँ से कहाँ ग्वादर अपना सफर शुरू करके कहाँ रुकती है। तो ये पॉलिटिशियंस का जो काम होता है ना, वो वक्त से पहले चीज़ों को फोरसी करना होता है। पॉलिटिशियन का काम इस मुल्क में याद रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है, सबसे ज़्यादा सब्र आजमा भी है, और सबसे ज़्यादा दिमाग वाला भी है। ये वो काम है जिसमें दोनों चीज़ें लगती हैं, दिमाग भी लगता है पॉलिटिक्स के ज़रिए अपनी कुर्सी पे आने में, और उसके बाद मुल्क की खिदमत करने में आपका खून पसीना भी लगता है। तो मतलब हम लोग कहते हैं असूलन, तो अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही बंदे के पुत्र होते हैं तो कभी हमारे मुल्क का ये हाल ही ना होता। तो जो आज इंटरनेशनली जो है वो पूरी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की तो गवर्नमेंट ही जो है वो शैडो डेमोक्रेसी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर कोई और है और पसे आईना कोई और है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पॉलिटिशियंस की हरकत और सकनात की वजह से कि इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ हरकतें इन्होंने शुरू की हैं, ठीक है, वो हरकतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। और वो हम उस चीज़ को बार बार नहीं दोहराएंगे। वो आप लोगों को अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, आप थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहोगे, तो मेरी रिकमेंडेशन पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के कुछ फेजेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक मैंने आपको बताया था लियाकत अली खान से लेकर अयूब खान तक, 1951 से लेकर 1951 से लेकर आप यार खाली 60 तक ही पढ़ लो, 1960 तक ही पढ़ लो। ठीक है, और दूसरा पढ़ लो 1988 से लेकर ना, माशाल्लाह, ज़ियाउल हक का जब त्यारा क्रैश हुआ था तब से लेकर आप 1990 तक पढ़ लो, और 1998 तक पढ़ लो। 10 सालों की आप हिस्ट्री पढ़ लो, पाकिस्तान की 20 सालों की, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ क्या क्या काम होते रहे। ठीक है, मतलब पॉलिटिशियंस को अपना लालच रहा। तो ये माशाल्लाह जब ये चौधरी साहब जो है वो गुलाम मोहम्मद साहब, ठीक है, ये अपनी कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं थे। ज़ाहिर बात है फिर आप एक देर तक ही आपको लोग बर्दाश्त करते हैं ना। ठीक है, फिर इनको उतारा गया, इनके उतारने के बाद सिकंदर मिर्जा को लाया गया। ठीक है जी, सिकंदर मिर्जा साहब जो थे, ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायदे आज़म साहब थे। ठीक है जी, ये सिकंदर मिर्जा साहब जब ये आए तो फिर उस दौर में जो है ना वो गवर्नर जनरल का ओहदा तब्दील करके प्रेसिडेंट के तौर पे कर दिया गया था। तो ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हिज नेम वाज सिकंदर मिर्जा। ठीक है, तो लियाकत अली खान के बाद अगर आपको पूछे कि जी कौन वजीर आजम थे, तो लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। माशाल्लाह उसके बाद फिर लाइन पे लाइन लगती चली गई। और अच्छा जी, द कॉन्स्टिट्यूशन लास्टेड ओनली 2 years until the first president of Pakistan, Major General Sikandar Mirza, abrogated the constitution, dissolved the national and provincial legislatures and imposed martial law। ठीक है जी, ये भी पता लग गया। पहले कानून साज जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, माशाल्लाह उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए। फिर अभी 1956 में नया कॉन्स्टिट्यूशन लगा ही था, तो वो ठीक 2 साल बाद उसको दोबारा खत्म कर दिया गया मार्शल लॉ लगा के। ठीक है जी,
जनरल अयूब खान को जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। इन 200 के द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वैलिडेटेड वंस अगेन द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ रिवोल्यूशनरी लीगैलिटी। ठीक है जी, ये मतलब तब ये वाली शुरू हुई थी बदतमीजी, जिसके बाद आज तक आर्मी जर्नैल जो है वो, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, नजरिया ज़रूरत जो है उसको इस्तेमाल करके बार बार मुल्क के ऊपर जो है ना अपना तसल्लुत कायम कर रहे हैं। After passing a new constitution in 1962, the empowered and autocratic executive General Ayub Khan ruled until 1969. ठीक है जी, he was forced to hand over reins of power to General Yahya Khan after widespread student protest led by Zulfikar Ali Bhutto, ठीक है, and his newly founded Pakistan People's Party. General Yahya Khan presided over a disastrous military campaign in East Pakistan. माशाल्लाह जब जनरल यहिया खान आ गए इसके जाने के बाद, अल्लाह इसका भला करे, जनरल यूब खान के जाने के बाद, ठीक है, तो जनरल यहिया खान इन्होंने क्या काम शुरू किया जी, इन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान जो था ना, जो कि मशरकी पाकिस्तान था, वहाँ पे तब तक इंसर्जेंट एक्ट शुरू हो गई थी। मतलब वहाँ के लोग जो थे वो अपने ज़बूं हाली का शिकार होने की वजह से, अपने आप को पॉलिटिकल प्रॉपर वो मिलने की वजह से, अपना अहमियत ना मिलने की वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ रोले रप्पे शुरू हो गए। तो इन्होंने क्या किया जी, वहाँ पर मिलिट्री एक्शन करवाए। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर क्या, मतलब बंगाल का जो माहौल था ना, जो बांग्लादेश का था, उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचाया जनरल यहिया खान। अच्छा जी, और पाकिस्तान 1971 में जो है ना वो फिर आगे इसी तरह चलते चलते इसी तरह के क्रूशियल, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम 1971 को देखें कि उसमें पाकिस्तान क्यों हमारे हाथ से गया था, तो आप उसकी दो वजूहत देख सकते हो। आपको पता है कि जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन, और एक बार वहां पर जो शेख मुजीबुर रहमान था वो वेस्ट पाकिस्तान में पूरे तरीके से जीत गया। ठीक है, इधर से ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब पूरे तरीके से स्वीप ओवर कर गए। ठीक है, लेकिन ये था कि जो टोटल सीट्स जो थी वो उसकी शेख मुजीबुर रहमान की बनती थी, और उस वक्त जो इलेक्शन हुए थे उसके मुताबिक जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनना चाहिए था दोनों पाकिस्तानों का, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का। लेकिन फिर वही बात आ जाती कि माशाल्लाह हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हटते नहीं हैं अपनी हरकतों से, खचे मारने से। ठीक है, अब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मर्जी वजह थी कि जब एक आप इंतखाबात करवाते हो, मतलब ये बदतमीजी वहीं से शुरू हो गई ना। मैं इस चीज को नहीं डिस्कस कर रहा कि यार कौन कौन जी आला है पीपल्स पार्टी का, कौन पीटीआई का है, कौन नून लीग का है। देखो, जब हमने पढ़ना है, जब हमने बात करनी, तो हमने ओरिजिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना है और उन चीजों को देखना है जो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आपका रिकॉर्ड अगर दुरुस्त रखा जाए तो उसको हम ये देखो, जब एक इंतखाबात हो गए हैं, ठीक है, अगर तो आपको इंतखाबात के होने के ऊपर शक है कि वो कम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो आप इंतखाबात में हिस्सा ही ना लो। आप कहो जी कि मैं जब तक मुझे यकीन नहीं है कि कोई ज़बरदस्त अथॉरिटी जो है वो इंतखाब नहीं करवाती, तब तक इंतखाबात मुलतवी रहेंगे, मुझे यकीन नहीं है इनके क्लीन होने पे। अच्छा जी, जब ये क्या बात हुई कि दौड़ लगी है, ठीक है, आपने दौड़ लगाई भी है, और जब आप दौड़ में सेकंड आए हो तो आपको जी मैं दौड़ को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर माशाल्लाह जो है आप वो जो मर्जी बातें, ठीक है, बेसिक बांग्लादेश को अगर आप लोग कभी देखो कि बड़ा एक अजीबो गरीब इंडिया ने हमारे साथ 1947 में जो इन्होंने हमारे पार्टीशन की थी, इन बांग्लादेश बड़े अजीबो गरीब तरीके से हमारे पास आया था। मतलब पाकिस्तान का बाय लैंड कोई रास्ता उसके साथ लगता ही नहीं था। मतलब अजीबो गरीब बांग्लादेश के हालात थे। इस तरफ ये पाकिस्तान था, उस तरफ बांग्लादेश था। ठीक है, हम लोगों को वैसे भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, और वैसे भी माशाल्लाह हम लोगों के जितने भी वो बड़े ऑफिसर्स वगैरह जो थे वो ये वेस्ट पाकिस्तान वाली साइड से ही होते थे। ईस्ट पाकिस्तान का कभी किसी को ख्याल ही नहीं था। तो वो लोग पहले ही बड़े सब्जुकेटेड थे, और उनको था कि हमारे पास तो प्रॉपर आवाज ही नहीं है, कोई बंदा हमारा ख्याल करने वाला ही नहीं है। तो माशाल्लाह जब ये इंतखाबात हुए, इसमें पीपल्स पार्टी वेस्ट से जीत गई। अब बेहतर बनता, यहिया खान का काम ये बनता था कि ये अच्छे तरीके से जो है ना, बंदे के पुत्रों की तरह ये क्या करते, ये जो
गवर्नमेंट थी वो दे देते आगे शेख मुजीबुर रहमान को, जो जीता था इलेक्शन। ठीक है, अगर आपको इलेक्शन के शफाफ होने पे खतरा था, या ये तो फिर ये बात होगी ना कि आपको पता ही नहीं था कि रिजल्ट क्या आएंगे, आपको था कि मैं ही जीतूंगा, आप नहीं जीते तो फिर आपको उस हार को कबूल करना पड़ता है। इन याहिया खान ने क्या किया जी, नेशनल असम्बली का इजलास हुआ, ठीक है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा जी, उन्होंने कहा कि शहीद जमहूरियत साहब ने कहा कि जी जो इधर से उधर जाएगा जो है ना, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा खबरदार जो नेशनल असम्बली के जो इजलास में गया, या वो जो हलफ बर्दारी की जो होती है उसमें तकरीब में कोई गया वजीर आजम की, अच्छा जी, फिर उन्होंने एक दफा और कहा कि जी हम इधर तुम उधर। ठीक है, पाकिस्तान तो चलो बाद में बांग्लादेश से लैदा होना था ना, या मेरी नज़र में वो ऐसा, वो जिसे आप कह लो कि एक बच्चा ही बीमार होता है, पैदा ही बीमार होता है, उसके बचने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ठीक है, तो मतलब जब आपके मुल्क का एक पॉलिटिकल रूलर जो है वो आपको कहता है कि हम इधर तुम वहाँ, तुम उधर, बड़ा मशहूर इसके ये दो जुमले हैं, आप लोग कभी पढ़ भी लेना। दो जुमले इन्होंने इन्होंने कहे थे, एक इन्होंने कहा था कि जो वहाँ गया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और दूसरा अब उसके पीछे जो मर्जी वजूहात आ जाएं, जो मर्जी पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं जो मर्जी उसके पीछे अपनी रीजन दे दें, ठीक है, लेकिन ये एक चीज है कि उस वक्त इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। अयूब खान अच्छे तरीके से इख्तियारात को आगे मुंतकिल कर देते, और ये डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है ना ये इस तरीके से डिस्टर्ब ना होता। इन्होंने इख्तियारात आगे मुंतकिल नहीं किए, जिसके नतीजे में 1971 में जो है वो बांग्लादेश में इंसर्जेंसी हुई, वहाँ पर रोले रफे पड़ने शुरू हुए, और अल्टीमेटली क्या हुआ जी, 1971 में जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। फिर इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत शुरू हो गई, और उस जंग के नतीजे में 90,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो, बाद लोग 90,000 कहते हैं, बाद लोग कुछ कम कहते हैं, बाद लोग कुछ ज्यादा कहते हैं, देवर मेड POWs, प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, जाहिर बात है वो बेचारे उधर फंस के रह गए ना, उधर उनको कोई चीज आप भिजवा सकते थे, उधर से बांग्लादेश की अवाम उनके खिलाफ थी। ठीक है, आप दुनिया में कोई भी जंग जीत सकते हो, एक बात याद रखना, लेकिन आप कभी भी अवाम के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, चाहे कि आप कुछ भी हो, चाहे कि आप कोई भी हो, चाहे कि आप कहीं से भी आए हो, चाहे कि आप कितनी बड़ी सुपर पावर हो। ना अमेरिका आज तक अफगानिस्तान में जंग जीत पाया है, ठीक है, ना कभी जीत सकेगा, ना ही रशिया जो है वो कभी अफगानिस्तान में जंग जीता है जिस मुल्क की, और ना ही इंडिया कभी कश्मीर में जीतेगा। जिस मुल्क की अवाम जो है वो आपको पसंद नहीं करती, वो कभी भी आपके रूल को एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी भी सूरत में। ठीक है, तो ये भी वही बात थी कि अवाम की सपोर्ट तो पहले ही पाकिस्तान के साथ नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी से पहले वहाँ पे इन्होंने कुछ काम ऐसे करवा दिए थे कि जिसकी वजह से अवाम पहले ही खिलाफ थी। ठीक है, ऊपर से जो इंडिया है वो मुक्ति बहानी का रोल करके, ठीक है, और अपना 1948 में जो कश्मीर हमने उनके हाथ से आधा छीन लिया था उसका बदला लेने के लिए वो बांग्लादेश जो है मुक्ति बाहिनी और उसके अपने तरीके से उसने वहां पे गड़बड़ शुरू कर दी, इतनी गड़बड़ शुरू कर दी कि बेचारे पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनको वहां पे ग्राउंडेड एंड कॉर्नर्ड कर दिया गया। ठीक है, मतलब कोई चीज थी नहीं, वो बेचारे क्या करते। अब जब ये वाली बात हो गई तो ये फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं ये वो 90,000 फौजी वापस लेके आए, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू। अच्छा जी, उसके बाद जी अल्टीमेटली द सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम बांग्लादेश इन 1973। ठीक है, जब वो बांग्लादेश चला गया तो फिर जी बड़े आराम से जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो है ना वो वेस्ट पाकिस्तान का जो है ना इन्होंने हलफ उठा के ये बड़े मजे से जो है ना ये वजीर आजम बन गए। 1973 पाकिस्तान adopted the current constitution after thorough deliberation and consensus of all political parties. The constitution has been many ups and downs, including several martial laws. It amended several times. The last amendment was the, ये book थोड़ी पुरानी छपी हुई है तो इसमें जरा 21वीं तरमीम तक लिखा हुआ है। The underlying idea among the Muslims, although documents like Pakistan resolution do not affirm this, while the objective resolution clearly does, was that Pakistan is to be created so that the Muslim could have separate homeland where they could practice their own way of life. Practicing their own way of life essentially meant that an Islamic state was to be created where matters would be settled according to the Islam। ठीक है जी, मतलब वही बात जो मैं फेडरल शरीयत कोड में बताता रहा हूँ, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बताता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बनाया था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको करारदाद मकासद भी कहते हैं,
ठीक है, जो 1949 में पेश हुई थी कि पाकिस्तान किसके मुताबिक बनाए। ये चीज़ हमने एक बार नहीं, आपको बच्चों को पता ही होगा कि हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि पाकिस्तान क्यों बना है, पाकिस्तान कैसे रहेगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें जो वो इसके अंदर उन्हें बताई गई थी। ठीक है, अब ये तकरीबन कल हम इंशाल्लाह द डिमांड ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ द लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो चीज़ें आपको बता दी हैं वो मैंने आपको बिल्कुल हिस्ट्री के जो किताबें बुक के अंदर थे वो भी मैंने बता दी हैं, और मैंने एक्स्ट्रा भी इसलिए बता दिए कि अगर आप कहीं से भूले तो जो इधर उधर के वाकयात मैंने आपको बताया वहां से याद में। जी ठीक है। सर जो भुट्टो साहब सर एक दफा इजलास में गए थे यूएन के, कागज फाड़ के आ गए थे सर, उसकी क्या हकीकत है? बस यार उसकी हकीकत भी वो जो है ना वो बार बार हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे अजीबो गरीब वो लोग क्लिप चलाते हैं, वो कोई भुट्टो से कॉल पे पूछ लो। वो जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी कोई हरकत। मैं आपको बताऊं वो जो इन्होंने हरकत की थी, मतलब यार पाकिस्तान जितना मर्जी, वो यही मेरे ख्याल में वो जो मुझे जहां तक आइडिया है ना, मैंने एक दो दफा मतलब इस पर रिसर्च की थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कुछ इसी बारे में थी। मतलब किसी ऐसी चीज को लेके, जैसे माशाल्लाह भुट्टो साहब खुद आके बैठ गए थे ना कि बांग्लादेश को पावर नहीं हमने, वो कुछ इसी से रिलेटेड थी जिसमें उन्हें कहा कुछ कुछ रिक्वायरमेंट रखी गई थी, वो कश्मीर के मुतालिक तो बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब बाद लोग उसको कश्मीर के साथ एसोसिएट करते हैं कि जी वो और इतनी मतलब फिरोशियस और फजूल हरकत थी कि यार देखो आप जितने भी मजबूत हो, आप देखो कि आपको बने हुए कितने साल हुए हैं। ठीक है, आपको बने हुए एग्जिस्टेंस में आए हुए अभी 15-20 साल भी नहीं हुए, तो आप उस जगह पे जहाँ पे अमेरिका बैठा है, जहाँ पे रशिया बैठा है। ठीक है, मतलब ये एक लीडरशिप यार एक अच्छी बात है, पॉलिटिक्स एक अच्छी बात है, लेकिन शदीद दिमाग की खराबी है कि आप कभी सोचो कि इमरान खान है वो कितना खर दिमाग है। ठीक है, या नवाज शरीफ है, इतने कभी कोई लीडर जो है वो क्या नेशनल असेंबली के इजलास में कभी कोई मुसब्बता फाड़ेगा? मतलब वो इस तरीके से वो फाड़ता है, वो उठ के चला जाता है। मतलब ये एक बेवकूफ़ी है, और ये क्या है, और उसके आपने नताइज भी देख ही लिए कि इतना वो खर दिमाग था और उसने इंटरनेशनल पावर्स को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि उसके चंद साल बाद उसको उसके मुल्क में उसकी आर्मी के हाथों वो उसकी आवाम के सामने लटका दिया गया। ये वो चीज़ें होती हैं जिनका मतलब, और ये आप इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस खुद भी देखो ना कि जब आप कोई हरकत करते हो, ठीक है, ये देख के जी मुझे कौन रोकेगा या मुझे कौन रोक सकता है, वो सारी बॉडी लैंग्वेज वही थी कि जी मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। जैसे कि तो अल्लाह ताला फिर ऐसे ही करता है कि तो ये जो उसने फाड़ा था ना, ये लोग उसको अक्सर कश्मीर के साथ एसोसिएट करते हैं। ये कुछ इसी से रिलेटेड चीज थी मेरे ख्याल में। मुझे अब सही तरीके से, क्योंकि आप लोगों को जब पढ़ाना होता है तो बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज होती है, मैं एक दफा उसको कंफर्म कर लूंगा कि वो किससे रिलेटेड थी। तो लेकिन वो जो भी एक्ट था ना वो सही नहीं था, वो गलत एक्ट था। जी सर ठीक हो गया। चलो, और तो नहीं कोई सवाल आप लोगों का? नो सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बाकी फिर लेक्चर हम कल करेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नेम्स वगैरह मैंने बताए हैं, 200 केस, तमीजुद्दीन केस, ठीक है, फिर ये 5 वज़ीर आज़म, ठीक है, गवादर, ये इन सब चीज़ों को ना देख लेना। फिर वही बात होती है कि आपको पढ़ा दो तो फिर आप आगे से पढ़ते नहीं हो। ठीक है, नहीं सर जी पढ़ लेते। चलो जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।